Hey everyone, I hope you all must be having a great time. It's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. Now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So yes, we were discussing the chapter, namely the story of village Palampur. So it is the chapter in economics, and this is the most important chapter from the NTC point of view. So there are a lot of questions from this chapter as well. So let us discuss this chapter further. Please do not forget to subscribe the channel, that is Ved Science Foundation. So this is the name of the chapter, that is the story of village Palampur. ठीक है, तो हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पालमपुर. ऑलराइट, सो तो हमने कल देखा उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हमने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं लोग. ठीक है, मेजरली फार्मिंग एक्टिविटीज़. ऑलराइट, सो this is what the topic is, farming in Palampur. Now specifically we shall be studying the farming activities in Palampur. Okay, so yesterday, as you know, that we have discussed some of the factual information with respect to it. So today we shall be discussing some of the conceptual related information. So land is fixed. All right, now farming, particularly they're talking about farming in Palampur. All right, so as you know that the name of the chapter is the story of village Palampur. So obviously it is that they are talking about farming in Palampur. Now the first point is land is fixed. All right, land is fixed. So what does it mean? What does it mean, land is fixed? Farming is the main production activity in Palampur. पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सबसे पहली बात. ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पालमपुर दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल. एज सिंपल एज दैट. ओके, 75%. नाउ दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. 75%. ऑलराइट, 75% of the people who are working are dependent on farming. As I have told you, so majority of the population in Palampur, they are dependent on farming, that is the agricultural activities for their livelihood, for their survival. Then they could be farmers on farm laborers. Of course they are farmers, all right, who work on farmland, and the well-being of these people is closely related to production on the farms. So their well-being is related to the production on the farms. यानी कि जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसी पे वो डिपेंडेंट है. ठीक है, उनका सर्वाइवल, उनका वेलबींग, उनका लाइवलीहुड, सारी की सारी चीज़ें उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है. बट देर इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट, मगर एक रुकावट है. यहाँ पर रुकावट किस चीज़ की है? देर इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट, यहाँ पर रुकावट इस चीज़ की है. लैंड इज फिक्स्ड इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, दैट इज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. प्रैक्टिकली फिक्स्ड यानी कि लैंड को, जो लैंड एरिया है उसको इंक्रीज नहीं किया गया है बहुत सालों से. ऑलराइट, मे बी इट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो जो फार्मिंग एक्टिविटी है पालमपुर में, जो वहाँ पर लैंड है, लैंड फिक्स है. ऑलराइट, लैंड फिक्स्ड है सभी के लिए. सिंस 1960 इन पालमपुर, अब ये 1960 की बात कर रहा है पालमपुर में, देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया. ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, तो जितना भी जिसके पास लैंड है वो फिक्स अमाउंट में उसी के पास है. ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है अभी तक अंडर कल्टीवेशन. ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके. बाय देन, ठीक है, सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. तो यानी कि जो बेकार ज़मीन पड़ी थी, ऑलराइट, उस ज़मीन को उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है. ऑलराइट, सो सम ऑफ द वेस्ट लैंड हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड, ताकि उस पर कुछ उगा सके. बट लैंड इज फिक्स्ड. ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन. तो कोई स्कोप ही नहीं है कि वो फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड under cultivation. Why? Because land is fixed by the government. All right, so this is done. Then is there a way one can grow more from the same land?
क्या कुछ ऐसा तरीका है जो सेम लैंड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके? कुछ ऐसा तरीका है? देखिए, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश एक स्टेट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है सेम उसी के जैसे पालमपुर भी यानी कि रिजेंबल करता है, ठीक है, दिखता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। अब कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड का मतलब क्या है कि majority of the people in Palampur, as you have seen, 75% of the population, they are dependent on land. They are actually dependent on agricultural activities. All right, and no land is left idle. कोई भी, अब इसका मतलब क्या है? लेफ्ट आइडल का मतलब क्या है? अभी आपने देखा जितना भी वेस्ट लैंड है उसको भी कन्वर्ट कर दिया है कल्टिवेबल लैंड में। तो कहने का मतलब ये है नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, ठीक है, खाली ज़मीन को नहीं छोड़ा गया है, जितनी भी ज़मीन है उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जब खारिफ सीजन की शुरुआत होती है, ठीक है, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, ठीक है, खारिफ सीजन में ज्वार और बाजरा फार्मर्स ग्रो करते हैं, विच आर यूज एज कैटल फीड फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो। तो कैटल फीड यानी कि अनाज, जानवरों के लिए अनाज, ठीक है, यानी गाय भैंसों के लिए अनाज। ऑलराइट, देन उसके बाद ये पोटैटो भी ग्रो करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है पोटैटो, फूड क्रॉप, ठीक है, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एनटीएससी एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, देन इन द विंटर सीजन यानी कि राबी सीजन में फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। अब यहां पर राबी की बात आ रही है, यहां पर राबी की बात आ रही है। फील्ड्स जो है दे आर सोन विद व्हीट, आटा, ठीक है। तो खारिफ का पता चल गया, राबी का पता चल गया, आटा। फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। तो जितना भी वो गेहूं उगाते हैं उसमें से अपनी कंजम्पशन के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने मतलब कि अपने सर्वाइवल के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एंड सेल द सरप्लस व्हीट, जो यानी कि सरप्लस व्हीट है, जो एक्स्ट्रा व्हीट होता है, वो उसको मार्केट में बेच देते हैं। कौन सी मार्केट में? रायगंज की मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, एक नेबरिंग टाउन जो आपने सुना होगा ऑल वेदर रोड के बारे में, ठीक है, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड की कनेक्टिविटी। ऑलराइट, अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिनोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, ठीक है। तो यानी कि कुछ पार्ट जो लैंड का है वहां पर शुगर केन भी ग्रो की जाती है, जिससे वो गुड़ बनाते हैं, जिससे वो जैगरी गुड़ बनाते हैं। और उस गुड़ को वो कहां सेल करते हैं? शाहपुर वाले एरिया में वो सेल करते हैं, ठीक है, कल हमने पढ़ा है इस जगह के बारे में। ऑलराइट, सो अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, जिससे वो शुगर या फिर गुड़ बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं और उसको शाहपुर वाले एरिया में बेचते हैं। और ये जो अगर हम वीट की बात करते हैं, सरप्लस वीट की बात करते हैं, तो सरप्लस वीट कहां पर वो सेल करते हैं? वो सेल करते हैं रायगंज में। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। देन the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year। अब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से फार्मर्स जो है दे आर एबल टू ग्रो 3 different crops in an year, ठीक है, ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, खेतों में पानी देना, इतना बेहतर सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है पालमपुर में, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? दे कैन ग्रो 3 different टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी थी पहले से ही पालमपुर में, विच ट्रांसफॉर्म्ड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जिसने इरिगेशन के सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। ऑलराइट, people saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively। अब यहां पर बात क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स। नाउ these tube wells which is run by electricity, it could irrigate much larger areas of land more effectively, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से ये जो इलेक्ट्रीफाइड ट्यूब वेल्स हैं, ये फील्ड्स को बहुत ज़्यादा एरिया में अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट
द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसे पहले ट्यूबवेल्स बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ओन ट्यूबवेल्स, यानी कि उन्होंने सीख लिया कि ट्यूबवेल्स को कैसे हमें डेवलप करना है, ठीक है। सो फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स, जिसकी बदौलत एज अ रिजल्ट मिड 1970 से द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पालमपुर में लैंड था, उस लैंड पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, यानी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी थी कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे से वो प्रोड्यूस करते थे अपने क्रॉप्स को, ऑलराइट। तो इसके पीछे जो कारण था, इसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था? इसके पीछे रीज़न था वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम इन द विलेज पालमपुर, ठीक है। तो 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्चुअली जगह कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और फार्मर्स एक अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी सिस्टम के द्वारा ही अपनी फील्ड को इरिगेट करते थे, ठीक है। उसमें पानी भरपूर देते थे, जिसकी वजह से क्रॉप्स वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाते थे, ऑलराइट। सो दिस इज द केस। देन टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक से ज़्यादा अगर आप क्रॉप उगाते हैं एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, इन अ पर्टिकुलर ईयर, इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, तो एक से ज़्यादा अगर आप क्रॉप उगाते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, इसका फायदा क्या होता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, अपनी यील्ड को इंक्रीज करना ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। देन ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। अब पालमपुर में ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई है, दे बेसिकली ग्रो 2 मेन क्रॉप्स। उसमें क्या है? मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, ठीक है। So they are growing potato as a third crop. Now I would actually request you, to all of you to please just mention in the comment section that what are the 2 major crops they used to grow, ठीक है, apart from the potato, all right. So in the past 15 to 20 years they are growing 3 main crops, all right. So what are the 2 main crops apart from potato? Please just write it down in the comment section. I would really appreciate this. All right, so this is done. Then now farming before green revolution and farming after green revolution. Farming before यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले फार्मिंग का जो सिस्टम था वो कैसा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो सिस्टम था वो कैसा था। मिड 1960s की बात करें, ठीक है, उससे पहले की, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस। तो जो सीड्स यानी कि जो बीज उगाए जाते थे, दे वर एक्चुअली ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, यानी कि जो उनका प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी कम होता था। इज दैट क्लियर? ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन। नाउ दीज सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, पानी की आवश्यकता इनको कम थी। देन फार्मर्स यूज काउ डंग यानी कि मैन्योर, नेचुरल, फार्मर्स यूज काउ डंग, एनिमल वेस्ट की बात कर रहे हैं, एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने के लिए फार्मर्स काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, यानी कि फार्मर्स के पास ये हमेशा से तैयार रहता था, जिसके बदौलत फार्मर को कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इज दैट क्लियर? सो ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल। देन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds. Now, जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है।
यानी कि कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने दो इंपॉर्टेंट क्रॉप के ऊपर फोकस किया, वो था कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड ऑल्सो ऑन, ठीक है। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। तो यानी कि ये जितनी भी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स थी, इनका काम क्या रहता था, ऑन अ सिंगल प्लांट, ठीक है, जो भी आप ग्रेन की प्रोडक्शन कर रहे हो या उगा रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आप उसको प्रोड्यूस कर सकते थे एज कंपेयर टू दी, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट फार्मिंग बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इतना आप प्रोडक्शन नहीं करते थे, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए गए जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लगा। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर, ठीक है। तो ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड यू कुड नाउ प्रोड्यूस large quantities of food grains, large quantities, very large quantities, all right. High yield variety seeds however needed plenty of water. अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जितने भी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब बिफोर ग्रीन एवोल्यूशन फार्मर यूज टू एक्चुअली दे यू नो दे यूज काउ डंक, ऑलराइट, एंड नेचुरल मैन्योर, ठीक है, एनिमल वेस्ट का इस्तेमाल करते थे जिसमें कोई भी केमिकल नहीं होता था, ठीक है, सारा ऑर्गेनिक होता था। मगर ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ये सारा ऑर्गेनिक का सिस्टम खत्म ही हो गया, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जिससे कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मगर दूसरी तरफ ये दिक्कत हुई कि लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए, कुछ कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर आप सॉइल में या फिर अगर आप उसकी रूट्स में अगर आप केमिकल्स डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रोडक्टिविटी जो है और जो लैंड है उसकी जो डिग्रेडेशन होगा वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होगा, ठीक है। देन हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अब हायर यील्ड्स का पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की बात हो रही है जब आप हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतने सारे फ़ायदे तो दिए, ठीक है, ये सब फ़ायदे के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया। मगर उसके अलावा फ़ायदा तो हुआ बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि व्हीट एंड राइस पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। उसके बाद greater amounts of grain could be grown on a single plant, all right. Then use of chemical fertilizers, pesticides, insecticides, all right, and plenty of water, you need plenty of water. तो ये एक्चुअली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन हो गया। देन फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑलराइट, ट्रैक्टर्स एंड मशीनरीज एंड सो ऑन, ठीक है। Then the farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of high yield variety seeds, chemical fertilizer and pesticides in farming. तो यानी कि अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यस। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, जैसे कि अभी डिस्कस किया, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, ठीक है, जिसकी वजह से प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। They were rewarded with high yields of wheat. Of course, modern farming method ने एक अच्छा काम ये किया कि high yields of wheat, wheat की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होनी स्टार्ट हो गई। In Palampur, the village of wheat, sorry, the yield of wheat, यानी कि production of wheat grown from the traditional varieties was 300 kg per hectare.
अब आप देख सकते हैं द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वराइटीज, यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का बात करें तो उसमें 1300 kg पर हेक्टेयर, मगर by the introduction of high yield variety of seeds the yield went up to 3200 kg पर हेक्टेयर। तो आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं 1300 kg पर हेक्टेयर से कितना हो गया, 1300 kg पर हेक्टेयर से कितना हो गया 3200 kg। ऑलराइट, so can you see the difference? Now this is without the using of high yield variety of seeds and this is by using of high yield variety of seeds. Is that clear? It is done. Okay, so with the introduction of high yield variety of seeds the yield went up to 3200 kg per hectare and there was a large increase in the production of wheat. तो wheat की production बहुत ज़्यादा quantity में बढ़ गई and farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. Greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो ये एक अच्छा काम हुआ, ठीक है। So this is how it went. Now will the land sustain? तो कहने की बात है क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा? अभी हमने देखा था उसका नुकसान क्या क्या होता है, ठीक है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, भैया लैंड तो एक नेचुरल रिसोर्स है, मैनमेड तो कुछ है ही नहीं लैंड, है ना। तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि उसका जो इस्तेमाल हम करें बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, बहुत केयरफुली करें। देन साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो यानी कि साइंटिफिक रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे डेवलप हुई हैं जिसने ये एम्फेसाइज किया है जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड आज के टाइम पे जो हम इस्तेमाल करते हैं उसने लैंड को डिग्रेड कर दिया है इस हद तक कि अब उस पर प्रोडक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ओवर यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है भाई, रिसोर्सेज आर दी फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, ये हम ऐसा सोचते हैं, मगर उसको इस्तेमाल करना सस्टेनेबल मैनर में बहुत जरूरी है। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो पहली बात क्या हुई यहां पर, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा? सॉइल की फर्टिलिटी एकदम बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। भाई ऑफ कोर्स इफेक्ट तो पड़ेगा ना भाई, इफेक्ट तो पड़ेगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल की जो यील्ड है, जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो खराब हो जाएगी। देन ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब भारत में सबसे ज्यादा समस्या ग्राउंड वाटर की इस टाइम है, ठीक है, फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन एकदम हो चुका है, ठीक है, वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता है। तो पानी की समस्या, पानी की किल्लत अब बहुत सारे गांव एरिया में फैल चुकी है, विलेज एरिया में फैल चुकी है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है भैया, हमारे जो environmental resources है एक बार आपने उसके साथ छेड़खानी कर दी तो बहुत साल लग जाते हैं, कई सालों बाद जाकर के वो लैंड दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर पाता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें ध्यान रखना है कि कैसे एनवायरनमेंट को हम एक्चुअली एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सके, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें, लैंड को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। कम से कम जो है हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। सो वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, so I hope this is very much clear to you. Till then, stay tuned, have a very wonderful day, stay home, stay safe.